क्या रहेगा कि हम KVPY एसएक्स स्ट्रीम के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज इन द सेंस क्या कि पहले फिजिकल उठा ली, फिर इनऑर्गेनिक उठा ली, फिर ऑर्गेनिक उठा ली, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में फिर हमने क्या उठा लिया, मैकेनिक्स उठा लिया मान लो, फिर रे ऑप्टिक्स उठा लिया, थर्मोडायनामिक्स उठा लिया। अच्छा, सिलेबस तो अभी तक पहुंचा नहीं होगा, लेकिन अभी से क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि एक बार सॉल्व नहीं करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो इग्नोर तो कर नहीं सकते, एक बार नहीं सॉल्व करना है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, एटलीस्ट 2 टाइम्स सेम क्वेश्चन होना ही चाहिए। कहते हैं ना कि 4 बुक एक बार लगा लो कोई फ़ायदा नहीं, एक ही बुक को 4 बार लगाओ, उससे फ़ायदा मिलता है। क्वेश्चंस की टाइप दिमाग में बैठता है, क्वेश्चंस किस टॉपिक के आते हैं, किस टाइप में आते हैं, वो फॉर्म दिमाग में बैठता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो फिजिकल केमिस्ट्री आई थिंक, देखो क्वेश्चंस तो वैसे 150 हैं, लेकिन 3-4 पार्ट्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। स्प्रिंट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा उससे। अच्छा, मेरे पास ना PDF खुला हुआ है क्वेश्चंस का, वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, या तुम गूगल करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये कहीं भी मिल जाएंगे, सेम क्वेश्चंस होते हैं। बट प्लीज़ 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 आंसर्स में मत जाना, बहुत मिसप्रिंट्स हैं, बहुत मिसप्रिंट्स हैं। मेरे ये क्या RK मलिक की न्यूटन क्लासेस के PDFs हैं, इसमें मिसप्रिंट्स हैं, वो ऑनलाइन का है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मिसप्रिंट्स है। तुम जो PDF खोलोगे उसमें है, तो प्लीज़ सॉल्यूशन खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ K = 1 मीटर इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, उसने ब्रैकेट में क्या दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट उसने दे रखा है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और हमसे क्या पूछ रहा है, वो एनर्जी पूछ रहा है फोटोन की। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, सबसे पहला फॉर्मूला 11th में केमिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है, E = hc/λ। तो मतलब इतना सिंपल फार्मूला है, मुंह ज़बानी रटा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बहुत सिंपल फार्मूला है, पहला फार्मूला यही पढ़ाया जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो यही सिंपली वैल्यू रख दो, इसमें इस क्वेश्चन में तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। 6.625 ये हमारा H की वैल्यू इंटू 10⁻34 इंटू C क्या है 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा हमें कितना दे रखा है 1 मीटर। कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा, देखो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ था, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19.88। 34 और 8 को करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻26। ऑप्शन उसमें किसने दे रखा है, ऑप्शन उसने दे रखा है 1.988 में, ठीक है। ऑप्शन उसने दे रखा है 1.988 में, तो ये 1.988 इंटू 10⁻25 आ जाएगा, ठीक। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल इनफ। देखो जो इजी क्वेश्चंस है उसमें वो थोड़ा स्पीड पकड़ना बनता है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है आफ्टर टाइम t रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। पकड़ने वाली लाइन क्या, सेंटेंस पढ़ते ही रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ आया और क्या वर्ड आया, रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड है रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसको देखते ही जो आनी चाहिए चीज़ दिमाग में वो क्या है, n = 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखते ही लगा सकते हो तुम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, नहीं। क्या होता है, T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ln2/k। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आया, वैसे तो जो ओरिजिनल फार्मूला है वो क्या होता है, KT = ln C0/CT, ये होता है। जो इसकी हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो ln2/k होती है, रिगार्डलेस होती है, तो हमने सीधा लगा दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन भी आ गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन थोरियम का रिएक्शन दे रखा है। एक तो पता नहीं ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शन थोरियम वाले ही के होते हैं। अच्छा, ये दोनों 2010 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2010 में आए थे दोनों। इनफैक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी 2010 के ही चलने वाले। देखो थोरियम से आ गया 234 प्लस ये क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें बहुत सिंपल दिख रहा है, तुरंत देखते ही लगा देना। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, -1 हो रहा है ना, बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डन। प्लीज़ 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 ये मत कर देना कि बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो यहाँ पे हम +1 जोड़ देंगे इसलिए ये आ रहा है, यहाँ से ये +1 हो रहा है इसलिए ये एमिट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, प्लीज़ मत करना ये काम, ठीक है।
ये कौन सी, ये उसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अच्छा इनफैक्ट सब सेम ही होता है, केमिकल काइनेटिक्स से काफ़ी मेल खाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लोग काफ़ी मेल खाती है। रेडियो एक्टिविटी तो खैर चलो सेकंड टॉपिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा इसको ध्यान से सुनना, अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला कॉपर सल्फेट विच इज़ डार्क ब्लू इन कलर। सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कॉपर सल्फेट विच इज़ डार्क ब्लू इन कलर। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, लिखते जानते हैं। ये देखो ये केमिकल काइनेटिक्स का है, ये किसका है, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। फिर लास्ट में समराइज़ कर लेंगे क्या क्या चीज़ें दिखी हमें। ये केमिकल काइनेटिक्स का है, ये किसका है, राइटिंग ख़राब हो गई ना मेरी, ये देखो ये किसका है, ये सॉल्यूशंस चैप्टर का है, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के अभी जस्ट मैंने नोट्स डाले थे और उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी उसी के टॉपिक के अराउंड है। देखो CuSO4 कॉन्सेंट्रेटेड उसने मिक्स किया एट रूम टेम्परेचर, फिर क्या कह रहा है, with a dilute solution, dilute CuSO4 with a dilute solution of copper sulfate which is light blue in color। तो एक बार डार्क ब्लू वाला मिक्स किया, एक बार उसने लाइट ब्लू वाला मिक्स किया। फॉर दिस प्रोसेस एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेना, PDF से साथ साथ कंपेयर करते चलो, ठीक है। देखो CuSO4 अगर इसमें वो पूछ रहा है एंट्रोपी और एंथैल्पी चेंज, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अपने नोट्स में बहुत क्लियरली लिखी थी कि किसी भी तरह की मिक्सिंग हो, सॉल्यूशन का रूल है, देखो किसी भी तरह की मिक्सिंग हो, डेल्टा S बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेल्टा G घटेगा ही घटेगा, ये रिमेंबर पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग है ये, डेल्टा S बढ़ता बढ़ता, डेल्टा G घटता ही घटता है। किसी भी तरह की मिक्सिंग हो, किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, ये दोनों चीज़ें होंगी। डेल्टा S बढ़ गया अपना, ये चीज़ पहली मिल गई, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है वो, डेल्टा H पूछ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या ये दोनों चीज़ें रिएक्टिव हैं, क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इनको तुम बढ़ा के तुमको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इसका, नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा, रिएक्टिव है ही नहीं। डेल्टा H चेंज होगा, नहीं होगा। डेल्टा H जो है, डेल्टा H विल नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव है ही नहीं दोनों चीज़ें आपस में। अच्छा ये डेल्टा S बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको एक चीज़ ऐसे समझो, कई जगह ये भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका, क्या कि इसको तुमने मिक्स किया, ये एक अपने कंटेनर में था, ये एक अपने कंटेनर में था, इसको मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली एक बड़े कंटेनर में मिक्स करोगे, ज़्यादा स्पेस मिली, इसको ज़्यादा स्पेस मिली। फिर मिक्सिंग की, किस चीज़ की, रिएक्शन तो होगा नहीं, ये मत कह देना रिएक्शन की ज़्यादा स्पेस मिली, मिक्सिंग के लिए इसको स्पेस मिली, डेल्टा S बढ़ेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा सच याद कर लो, किसी भी तरह की मिक्सिंग होती है डेल्टा S बढ़ता ही बढ़ता है, डेल्टा G घटता ही घटता है, ठीक है। डन ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है, क्या है ऑप्शन सी, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव एंड एंथैल्पी डज नॉट चेंज, ओके। देखो फिर कह रहा है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ, मतलब हमने डेल्टा T जो है हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट इंक्रीज द, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, एक्टिवेशन एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ कोलिजन्स, की एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, एवरेज एनर्जी ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अच्छा इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ऐसा सोचो कि तुम मॉलिक्यूल और तुम्हारे नीचे किसी ने आग लगा दी, ठीक है, ये मैंने बचपन से ऐसे ही याद किया हुआ इस कॉन्सेप्ट को। तुम्हारे नीचे किसी ने आग लगा दी, तुम कैसे तुरंत भागने लगोगे, इधर उधर मचलने लगोगे ना, तो तुम्हारे जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इधर उधर भागने लगेंगे सब। इस कंटेनर में मान लो हैं, हमने यहाँ नीचे से ड्राइंग वाली आग लगा दी, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल हमने ये आग लगा दी, इसमें अगर मान लो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगे, इस चीज़ से टकराएंगे, ये देखो ये जो दीवार है इस चीज़ से टकराएंगे यहाँ आके, ठीक है, यहाँ पे दीवार से टकराएंगे, इधर से टकराएंगे, अगर क्लोज कंटेनर है तो और ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन से फ़र्क पड़ा, बिल्कुल पड़ा।
फिर क्या पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, लेट्स सी। एवरेज एनर्जी ऑफ कोलिजन्स, एवरेज एनर्जी ऑफ कोलिजन्स तुम्हारे बड़े भाई, जब कोलिजन बढ़ोगे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तुम्हारी नीचे आग बढ़ेगी तो तुम ज़्यादा तेज़ ही भागोगे ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करने लगे, मतलब ज़्यादा तेज़ कोलिजन होने लगेंगे उनके। एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा ये बताओ, ये ग्राफ देखा था ये वाला एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती घटती रहती है, उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना होता है नहीं। किस चीज़ का लेना देना होता है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने घटाने में, कैटलिस्ट का, ठीक है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्टर करता है ना कि टेम्परेचर। तो इसका हमारा हो गया आंसर बी, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, इन मेटालिक सॉलिड्स द नंबर ऑफ एटम्स फॉर द फेस सेंटर्ड एंड द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स आर रिस्पेक्टिवली। ये बताओ सॉलिड स्टेट का, देखो ये वाला कौन सा टॉपिक है, सॉलिड स्टेट का है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में अगर मैं बनाऊँ, क्या बना रही हूँ मैं, क्या पूछ रहा है वो, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। खैर ये तो याद करने वाली वैल्यूज़ हैं, 4 और 2 आ जाएगा, बट स्टिल देखो अगर मैं बनाऊँ फेस सेंटर्ड और ये मैं बना रही हूँ बॉडी सेंटर्ड का यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये फेस सेंटर्ड होता है और यहाँ तो रहते ही हैं, ठीक है, यहाँ रहते ही हैं। जेड इफेक्टिव पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जेड इफेक्टिव होता है। वैसे तो आंसर सीधा 4 और 2 है, और ये मतलब याद करने वाली चीज़ इसको रट लेना, ठीक है। बट स्टिल देखो यहाँ पे, और ये हमारा फेस सेंटर्ड था एंड दिस इज बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, फेस बॉडी सेंटर्ड में कहाँ, यहाँ बीच में क्यूब के बीच में होता है, और फेस सेंटर्ड में कहाँ, ये जो क्यूब की, जो देखो क्यूब है ना, क्यूब की जो ऐसे दीवार होती है उसमें, ये मान लो दीवार है तो यहाँ एक एटम होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालूँ तो देखो कितना आ जाएगा, 1/8 × 8। ये मॉलिक्यूल जो है इसको, अच्छा देखो ये तो बहुत डिटेल हो जाएगा फिलहाल सॉलिड स्टेट का, वो मैं किसी और क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। 1/8 × 8 प्लस, अच्छा मैंने 2 बनाए ही नहीं, देखो ये आगे पीछे वाला तो मैंने बनाया ही नहीं, ये वाला जो है ये पीछे वाली दीवार का है, ये वाला जो है ये आगे वाली दीवार का। भाई ये कोई क्यूब है, तुम क्यूब इमेजिन करो, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, फेस सेंटर्ड है ना, ये फेस सेंटर्ड है और ये वाला बॉडी सेंटर्ड है, 6 फेसेस होते हैं तो 1/6 × 6, और ये वाला कितना आ जाएगा 1/8 × 8 प्लस ये एटम जो है 1/8 होता है ना, इसको अगर सेंटर मानोगे तो 8 क्यूब आ जाएंगे। तो ये एटम जो है 1/8 वाला होता है इस क्यूब के अंदर, और ऐसे कितने हैं 8 हैं हमारे पास, गिन लो, ठीक है। ऐसे 8 हैं तो ये 1/8 × 8 प्लस ये वाला पूरा होता है, ये पूरा बीच में रखा होता है, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये देखो यहाँ मैंने क्या गलती कर दी, यहाँ पे 1/2 होना चाहिए था। ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ये 1/2 होते हैं, जो फेस सेंटर्ड वाले हैं ये 1/2 आते हैं, 1/6 थोड़ी ना आते, मैंने गलत कर दिया, 1/2 आते हैं। क्यों, जैसे मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब का ऊपर वाला फेस है, ठीक है, ये साइड पे फेस है, ये ऊपर वाला फेस है। इसमें अगर मैं एक एटम प्लेस करूँगी तो आधा ऊपर आधा नीचे ही तो रहेगा। कोने पे मैं रखूँगी तो उसके ऊपर उसके अराउंड मैं 8 क्यूब्स लगा सकती हूँ। इमेजिन करना, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो वो बहुत डिटेल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ एक एटम रख रही हूँ तो ये आधा ऊपर आधा नीचे आएगा ना, तो ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4, ठीक है। 3 + 1 4 होता है, देखो मैं कह रही थी ना कि 4 और 2 है, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। BCC का 2, FCC का 4, ऑप्शन मैच कर लेना, ओके। 4 2 ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। देखो 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देखो 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि CO2 फ्रॉम द इक्वेशंस 1 and 2, CO2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्लस हाफ O2, ठीक है, प्लस हाफ O2, इसका जो KCl लिख रखा है, जो भी लिख रखा है हम लोग K1 ले लेते हैं, ठीक है। 9.1 × 10⁻⁻12 एट कह रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। खैर इससे कोई मतलब है नहीं, इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसी दी हुई है। H2O जो है उसका रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, ये तो याद हो ही गया होगा,
ये तो बहुत कॉमन है ना, हर जगह आता रहता है। इसका उसने K2 क्या दे रखा है 7.1 इंटू 10⁻⁻12 एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है 1000 डिग्री सेल्सियस इसका भी है। पूछ रहा है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसने ये इसका एक कांस्टेंट दे रखा है इन दोनों का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है किसके लिए, फॉर द रिएक्शन CO2 प्लस H2 क्या देगा, CO प्लस H2O एट द सेम टेम्परेचर, ये लाइन लिखी है उसमें, ठीक है एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसका है ये इसका है तो ये, अच्छा चलो इन दोनों को पहले देखो, ये वन इक्वेशन ले ली मैंने, ये ले ली मैंने इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन कहाँ से आएगी बताओ। अगर मैं ऐसे कहूँ, देखो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये चीज़ मैं पलट के इस वाली में, इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, मुझे पता है सब प्रैक्टिकली फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करा तो न्यूमेरिकल वाइज अगेन हम लोग देखें अगर, तो इस इक्वेशन को मैं पलट दूँ और मैं इसमें ऐड कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगी। देखो करके देखते हैं, जैसे CO2 प्लस, इसको मैंने पलट दिया, ठीक है इसको मैं पलट दूँगी क्या बन जाएगा, देखो H2, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, आराम से मैं पलट सकती हूँ, हाफ O2 प्लस H2 गिव्स मी H2O। इसको मैंने अगर ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, CO2 प्लस H2 प्लस हाफ O2 गिव्स मी क्या, CO प्लस हाफ O2 प्लस H2O, ठीक है। ये देखो ये कर सकती हूँ, देखो मुझे भी पता है कटता नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। मुझे रिक्वायर्ड मिल गया CO CO2 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 H2 H2 CO CO और H2O H2O, ठीक है ये रिएक्शन बन गई मेरी। अब मुझे ये बताओ, अगर ये मैं सीधा सीधा दोनों ऐड कर देती थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं K डैश मान रही हूँ, ठीक है जो वो पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का मैं K डैश मान रही हूँ, तो K डैश अगर ये सीधा सीधा ऐड हो जाता तो क्या बन जाता मेरे लिए, K1 K2 बन जाता। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं पलट के ऐड कर रही हूँ, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा K डैश है वो मेरा K1 अपॉन K2 बन जाएगा। K1 अपॉन K2 क्या 9.1 अपॉन 7.1 आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ तो 9.1 अपॉन 7.1 क्या आ जाएगा, 1.28 आ जाएगा, ठीक है करके देख लेना इसको 1.28, ठीक। नेक्स्ट रेडी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये 11th का टॉपिक था, ठीक है इसमें 12th का ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। 8th क्वेश्चन में क्या है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R से कहाँ जा रहा है बंदा, P पे जा रहा है, ठीक है R से P पे जा रहा है, द रेट कांस्टेंट इस K, कह रहा है रेट कांस्टेंट तुम्हारा K है R से P में, ओके। फिर इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज़ R0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम T इक्वल टू 0 पे लिख लूँ, टाइम T इक्वल टू 0 पे R0 है, देन the final the concentration of R at any time t is given by the expression। तो at t इक्वल टू 0 ये था, तो वो पूछ रहा है t इक्वल टू t पे R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा ऑप्शन इसके देखोगे तो आर्हेनियस टाइप इक्वेशन लगेगी, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं है इससे, इसमें वही सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है केमिकल काइनेटिक्स वाला, ठीक है। क्या होता है ln C0/Ct इज इक्वल टू KT, KT इज इक्वल टू ln C0/Ct, ऐसे याद किया हुआ था मैंने, बहुत सिंपल सी, इसको रख लेना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के जो शॉर्ट्स नोट्स अपलोड किए थे मैंने उसमें भी है KT इज इक्वल टू ln C0/Ct, ओके। देखो इसी फार्मूला को अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से लिखूँ तो C0 क्या होता है, C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो C0 जो है मेरा क्या बन जाएगा, C0 मेरा क्या बन जाएगा, C0 मेरा R0 बन जाएगा, और CT ही मुझे फाइंड करना है, इसको मैं RT लेट कर लेती हूँ, ठीक है इसको RT लेट कर लेती हूँ, पता नहीं कौन सी अंग्रेज़ी होती है, RT लेट कर लो, ठीक है खैर RT लेट कर लो, मज़ा आता है कहने में। तो ये बन गया मेरी रिएक्शन, क्या बन गई, ln R0/RT इज इक्वल टू KT, ठीक है आफ्टर टाइम T। ln को क्या लिख दूँ मैं, ln सिंपल से बेस E होता है ना, लॉग बेस E, केमिस्ट्री में ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। R0/RT इज इक्वल टू KT। अब वो मुझसे क्या पूछ रहे, देखो इसको बेसिक लॉग है, क्लास 8 में भी अगर पढ़ा होगा तो ये लॉग को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, E की पावर KT इज इक्वल टू R0/RT, ठीक है ये E है ना, ये यहाँ चला गया, E की पावर KT इज इक्वल टू R0/RT, डन। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, RT की वैल्यू पूछ रहा है, RT इज इक्वल टू मैं लिख दूँ R0 अपॉन E की पावर KT, ठीक सिंपल, R0 अपॉन E की पावर KT, आंसर आ गया R0 E की पावर माइनस KT, ऑप्शन में है बिल्कुल है, ठीक। ये अभी क्वेश्चन हो गया हमारा डन।
देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द रिएक्शन 2NO2 गैशियस 2NOG प्लस O2 G, ठीक है। इन द फिगर बिलो आइडेंटिफाई द कर्व्स एक्स वाई जेड एसोसिएटेड विद 3 स्पीशीज इन द रिएक्शन, ठीक है। क्या उसने फिगर दे रखा है, एक तो पता है जिस भी क्वेश्चन में एक कर्व आ जाता है ना, जिस भी ग्राफ में, मुझे पर्सनली इतना भयानक लगने लगता है ना वो क्वेश्चन, पता नहीं क्यों। खैर ये देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे आज रियलाइज़ हुआ इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल ग्राफ में कर्व देख के मुझे पैनिक अटैक आ जाता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम, ठीक है। एक तो केमिकल काइनेटिक्स के प्लीज़ 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 ग्राफ्स रट लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, डायरेक्ट एप्लीकेशन देता है वो ग्राफ्स का, स्पेशली मेंस के तो पेपर इस साल अगर तुमने देखा हो तो बहुत इजी बन रहे हैं मेंस वाले पेपर, स्पेशली फिजिक्स में। देखो XYZ है, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे कि ऑप्शंस में वो दे रखा है, अच्छा उसने ये इक्वेशन दे रखी है, पूछ रहा है XNO है YO2 की क्या है, मतलब ऐसे पूछ रहा है XNO है कि XNO2 है कि X का कर्व O2 को शो कर रहा है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली Y क्या शो कर रहा है, YO2 शो कर रहा है कि YNO शो कर रहा है कि YNO2 शो कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कोई भी रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सेम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है कंपाउंड्स का आपस में? अगर ये वाली रिएक्शन है AX प्लस BY, ठीक है, या अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फ़ा A प्लस बीटा B ऐसे दे रखा है, और उसका प्रोडक्ट बन रहा है गामा C डेल्टा D ऐसे बन रहा है, तो इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सेम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है? रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है। रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें नीचे कोएफिशिएंट लगता है, जिसमें ये अल्फ़ा बीटा गामा नीचे लगता है, ठीक है। तो जो ये देखो, जो d/dt वाला रिएक्शन हो, जो d/dt वाला वो होता है ना एक्सप्रेशन, d/dt क्या, d/dt ऑफ A, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, अगर d/dt ऑफ A मेरे क्या है, ये प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है। d/dt ऑफ A, ये देखो d/dt ऑफ B, और मैं लिख रही हूँ क्या, d/dt ऑफ C, ठीक है। यहाँ पे मान लो D भी बनता है तो D भी लिखती हूँ। मुझे ये बताओ, एक तो रिएक्टेंट्स का नेगेटिव होता है, अग्रीड, क्या ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं? नहीं, ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है। अभी क्यों? क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ये पॉजिटिव होता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि दिस इज़ द प्रोडक्ट अपीयर होगा, रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, तभी तो प्रोडक्ट अपीयर होगा। तो रिएक्टेंट डिसअपीयर हुआ, नेगेटिव लग गया, कम होता जा रहा है, ये अपीयर हुआ, पॉजिटिव होता जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव लगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो, लेकिन ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है। इन तीनों को अगर मुझे आपस में इक्वल करना है तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज समथिंग विच इज़ डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या, अल्फ़ा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा, ये अब तीनों हो गए आपस में इक्वल में। सिमिलरली इसका देखो ग्राफ्स, तो वैसे तुम सीधा ही देख के बता दो यार कि ये NO2 घट रहा है XYZ, लेकिन ये चीज़ बहुत क्वेश्चंस में काम आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर मैं इसका लिखूँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस D ऑफ NO2 अपॉन 2dt इज इक्वल टू D ऑफ NO अपॉन 2dt और D ऑफ O2 अपॉन dt। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्फिगरेशन तो वन है, ठीक है। गैसेस है, सब लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसमें से क्या चीज़ें मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैं मॉड लगा दूँ, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, स्लोप घट रहा है बढ़ रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव साइन है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की वजह से नेगेटिव साइन है, मुझे बताओ ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं? मॉड लगा दो, मॉड नहीं लगता है, लेकिन अगर मैथमेटिकली मैं देखने के लिए कहूँ ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा, तो x जो है और z जो है, ये तुमको ग्राफ से भी देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हैं, राइट। ये क्या है मेरा, ये मेरा जो है ये घट रहा है, डिक्रीजिंग वाला है, ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि XNO है और ZNO2 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ गया मेरा क्या, x इज इक्वल टू NO एंड z इज इक्वल टू NO2,
वाई? बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दीज टू आर द सेम इफ़ यू सी इट मैग्नीट्यूड वाइज, और ऑब्वियसली वाई जो है दैट इज़ O2। ठीक, ऑप्शन ए को इंसाइड कर दिया, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर मैं देखूँ क्या कह रहा है, 2.52 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड डिहाइड्रेट लिखा है, इट शुड बी डाईहाइड्रेट, देखा, इट शुड बी डाईहाइड्रेट, ठीक है, इट शुड बी डाईहाइड्रेट। अच्छा, ये अगर मैं लिखूँ तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये देखो, ये होता है ना COH होल ट्वाइस 0.2H2, ठीक है, डाईहाइड्रेट होना चाहिए ये। ऑक्जेलिक एसिड 2.52 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट वाज डिजॉल्व्ड इन कितना, वाज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अच्छा, जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इस सॉल्यूशन का 10 ml वाज डाइल्यूटेड टू 500 ml, इस सॉल्यूशन का 10 ml वाज डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब वो कह रहा है द नॉर्मेलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन and the amount of oxalic acid milligram per ml in the solution are respectively, ठीक है, the normality of the final solution and the amount of oxalic acid mg by ml में, उसने यूनिट भी दे रखी है, mg by ml में, दिखा आगे ना यूनिट का फ़ायदा, mg by ml of the solution are respectively, ठीक है। एक चीज़ देखो, यहाँ तुम दो तरीके से लगा सकते हो, या तो नॉर्मेलिटी पूछ रहा है ना, और नॉर्मेलिटी फाइनल सॉल्यूशन की पूछ रहा है, N2 एक तरीके से कह लो पूछ रहा है, तो इसमें तुम दो काम कर सकते हो, या तो तुम ये करो कि तुम पूरी नॉर्मेलिटी निकालो, ठीक है, उसी वाले फॉर्मूला से जो मतलब हमेशा से पूरा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन गिवन मास इन 2000 वो सब करके निकालो, या तो तुम क्या कर सकते हो, इनिशियली, फाइनली तो तुमको वो करना ही पड़ेगा, इनिशियली थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसको ऐसे कर देना कि मान लो हमने नॉर्मेलिटी देखी, ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या दे रखा है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है वो, फिर से देखते हैं, देखो 2.52 ग्राम है, तो 2.52 ग्राम अगर उसने देख रखी है तो मैं नॉर्मेलिटी ऐसे निकाल सकती हूँ। देखो नॉर्मेलिटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको निकालना ही पड़ेगा, इन 2000 ग्राम पर, उसको mg पर ml में चाहिए, और ये उसने ग्राम में दे रखा है, ठीक है, ml तो ठीक है, ग्राम को चेंज करना पड़ेगा, 2.52 अपॉन 63 इंटू 100, 63 क्या है, 63 उसका वेट निकालना, इस चीज़ का COH होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड का वेट निकालना उसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 इंटू द वॉल्यूम, ठीक है, ये आ गई नॉर्मेलिटी हमारी। अब मैं इसको क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दूँ, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये तुम्हारी शॉर्टकट ट्रिक हो गई यहाँ पे। 0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू N2 इंटू 500 ml तक डाइल्यूट कर दिया था ना उसको, उसने ये तो नहीं कहा कि 500 ml और डाल दिया उसने, वॉज डाइल्यूटेड टू 500 ml कहा था, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम हो गई हमारी, डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, N2 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 50, कट जाएगा, काट दो ना यार, ये देखो काट दो, कट जाएगा, इज इक्वल टू 0.08 न्यूटन, ओके, अरे न्यूटन कह रही हूँ मैं, 0.8 नॉर्मेलिटी इसकी आ गई। देन फाइनल वेट क्या है, फाइनल वेट इसका है N इज इक्वल टू, अब फिर से मुझे वही अगेन फार्मूला लगाना पड़ेगा, इंटू 1000 इक्विवेलेंट वेट इंटू V ऑफ ml, इन V इन ml, ओके, देखो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया 0.08 इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन 63 है इसका इक्विवेलेंट वेट 500, ठीक है, इसको पुट कर लो तो तुम्हारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ कुछ गलत बोल दिया था, अच्छा मैंने मॉलिक्यूलर वेट बोल दिया था, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होगा, देखो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट COOH होल ट्वाइस 0.2H2O है ना, COH होल ट्वाइस 0.2H2, तो इसका कितना आ जाएगा, कार्बन 12 होता है 24, 2 ऑक्सीजन है तो 16 32, 32 इंटू 2 कितना आ जाएगा 64 हाइड्रोजन 2, और वाटर का 18 होता है, 2 टाइम्स वाटर, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ओके, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 66 प्लस 90
प्लस 36 126 आ जाएगा, ठीक है। 126 आ जाएगा। 126 अगर मैं करूँ 126, इसका एन फैक्टर क्या है 2, 126 अपॉन 2 63 आ जाएगा, है ना। 63 आ गया इसका, यहाँ पे पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करने वाली, बहुत लंबी है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अच्छा कर देते हैं, इग्नोर नहीं करनी चाहिए कैलकुलेशन, इग्नोर कर दो ना फिर वहाँ कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता है। जेई मीन्स एटलीस्ट अगर दे रहे हो तो तुम वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं। ये 2 से कट गया, ठीक है, ये 2 से कट गया, ये 0.04 आ गया, इसको यहाँ कर दो। 63 इंटू 4 कितना हो जाएगा, कभी कभी ना इतना बेसिक से उससे करना पड़ता है। 6 4 24 24 25 और यहाँ पे लगा दो 2.52, ओके राइट। देखो अच्छा वो फाइनल वेट, अच्छा नॉर्मैलिटी तो हमने निकाल ली, तो फिर वो फाइनल वेट भी पूछ रहे, ठीक है, तो दिस इज डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अच्छा ये जो हमारा 10th वाला क्वेश्चन था ना, इसमें हुआ क्या था कि वो नॉर्मैलिटी का तो आंसर मैच कर गया था, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है कि अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, उसका आंसर मैच नहीं करा। तो उसका जो ऑप्शन इसमें दे रखा है करें दैट इज़ 3.60, और मैंने बहुत छांटा उसको निकाला, वो 2.52 ही आ रहा है। इन केस किसी का आ जाता है 3.60 तो बता देना, कमेंट कर देना, बट कई जगह मिसप्रिंट होता है। देखो बहुत इसमें आगे तो बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंट है, बट स्टिल ठीक है। देखो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ निकोटीन, ठीक है। इसको सॉल्यूट है हमारा, तो सॉल्यूट अगर मैं ले लूँ कि सॉल्यूट इज़ हमारा क्या, सॉल्यूट बी, मान सॉल्यूट इज़ बी, हाँ, तो वेट ऑफ बी वो दे रहा है 8 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ बी वो क्या दे रहा है 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ निकोटीन इन 92 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का हमारा वेट दे रहा है 92 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। डिक्रीज फ्रीजेस 0.925 बिलो द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। फिर से सुनो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ निकोटीन इन 92 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस 0.925 degrees below the normal freezing point of water. If the molar freezing point depression constant Kf, Kf की देखो उसमें वैल्यू क्या देख रखी है, Kf की वैल्यू उसमें दे रखी है 1.85 डिग्री सेल्सियस पर मोल, ठीक है, 1.85 डिग्री सेल्सियस पर मोल। देन द मोलर मास ऑफ निकोटीन पूछ रहे, तो माइनस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस होगा, इसमें माइनस दे रखा है बट स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना वाटर के लिए, तो वो प्लस होता है, ठीक है। देन द मोलर मास ऑफ निकोटीन इज, मोलर मास ऑफ निकोटीन यहाँ पूछ रहा है कि, अच्छा देखो इसको पहले तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला बेस्ड है, मैंने उसमें भी दे रखा था। देखो के एफ इंटू मोलैरिटी, मैं लिख सकती हूँ कि टी एफ होगा, बोलो, ठीक है, के एफ इंटू मोलालिटी इज इक्वल टू टी एफ, राइट। तो इससे यहाँ से मेरा देखो अगर मैं मोलालिटी को इक्वल करूँ तो यहाँ से मेरा आ जाएगा टी एफ अपॉन के एफ, राइट। इससे क्या आ जाएगा, टी एफ क्या दे रहा है वो 0.925 डिग्रीज बिलो द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखो 0.925 अपॉन के एफ क्या है हमारा 1.85, अच्छा इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू निकल गई मोलालिटी की। अब वो आगे पूछ रहा है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट देखिए, ठीक है, मोलर मास पूछ रहा है। यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा दो ना, मोलालिटी का क्या फार्मूला होता है कि मास इंटू 1000, देखो फार्मूला थोड़े बहुत तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मास इन 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ए है ना, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें निकालना है, राइट, ये हमें निकालना है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा कि मास हमें निकालना है इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है, गिवन वेट जो है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, गिवन वेट जो है वो 8 ग्राम इंटू गिवन वेट इसका कितना है 92 इज इक्वल टू, मैं 0.5 पुट कर दूँ, कर सकती हूँ ना, इज इक्वल टू 0.5। अच्छा इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसकी जो मोलर मास की वैल्यू आएगी वो आएगी 173.9 ग्राम पर मोल, ठीक है, 173.9 ग्राम पर मोल। अच्छा ये भी ऑप्शन में नहीं, ठीक है। देखो मेरा तो यही आंसर आता है, इन केस मैंने कैलकुलेट किया था 3-4 बार, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, मैंने 3-4 जगह से कंफर्म भी किया था। स्टिल अगर किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है तो लेट मी नो, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन ए टू बी, फॉर द रिएक्शन दे रखा है उसने ए टू बी, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू उसने दे रखी है 7.5 मोल इनवर्स, 7.5 मोल इनवर्स, और डेल्टा एस नॉट की उसने जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 2.5 जूल मोल इनवर्स। ओके, यहाँ पे जूल मोल इनवर्स होगा, राइट। The value of delta G naught and the temperature at which the reaction reaches equilibrium are respectively, ये पूछ रहा है वो। ओके, देखो अब इक्विलिब्रियम पे वो कह रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे टिल द रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम आर, ये पूछ रहा है ना। तो इक्विलिब्रियम पे हमें ये तो पता है कि डेल्टा जी नॉट जीरो होता है। अच्छा एक चीज़ और देखो, इस क्वेश्चन में एक भयंकर मिसप्रिंट है। एक तो इसकी वैल्यू जो होती है डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा किलो जूल पर मोल में देनी चाहिए, ठीक है। तो ये किलो जूल पर मोल ऑप्शन भी उस हिसाब से दे रखा है, प्लस दिस इज नॉट 2.5, इट शुड बी 25, वरना आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है। इट शुड बी 25, एक ये मिसप्रिंट मुझे और लगा इसमें, ठीक है। सो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे जीरो होती है, राइट। अच्छा अब अगर मैं बात करूँ डेल्टा एच की, ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ कि टी डेल्टा एस, राइट। तो टी जो है मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एच अपॉन एंट्रोपी, राइट। ये लिख सकती हूँ मैं डेल्टा एच अपॉन एंट्रोपी। देखो ये किलो जूल पर मोल में अगर दी है तो दैट इज 7.5 किलो जूल पर मोल, राइट, 7.5 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज 25। इसको अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना रहेगा तो दैट शुड बी 75 इंटू 7.5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एस इज 25, इट इज 25। ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा बताओ, ये कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, दिस विल बी 300 आ जाएगा, ठीक है। 300 केल्विन इसका आ गया, और पहले पार्ट का हमारा आंसर ये था ही। क्या पूछ रहा था वो, जीरो की द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड द टेम्परेचर, ये तो पूछ रहा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो होती है एट इक्विलिब्रियम, ये तो वो वाली चीज़ है ना थ्योरेटिकल। तो डेल्टा जी नॉट एट इक्विलिब्रियम इज जीरो, और ये सेकंड पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस, क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज 1 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। फिर उसके आगे कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH सोल्यूशन, कैसा सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH solution is added to 0.01 molar aqueous solution of what, of MgCl2, the pH at which the precipitation will occur is, ठीक है। फिर से देखो MgOH का उसने दे रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दे रखा है उसने, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH उसने मिलाया एट 0.01 टू 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, ठीक है। फिर वो पूछ रहे pH, वो कौन सा pH होगा जहाँ पे प्रेसिपिटेशन अकर करेगी, राइट। अच्छा देखो इसको अब मैं कैसे लिख सकती हूँ कि इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ Mg2 प्लस MgOH होल ट्वाइस को कंसिडर करें ना, Mg2 प्लस 2OH माइनस गिव्स मी MgOH होल ट्वाइस, ये रिएक्शन में कंसिडर कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। गिव्स मी MgOH होल ट्वाइस। अगर मैं इसका KSP लिखूँ या इसको मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के उसमें लिख दूँ, इसको अगर मैं KSP में लिखूँ, अच्छा KSP इक्वल टू क्यों लिख सकती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेसिपिटेशन के लिए, वो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है ना कि pH एट विच प्रेसिपिटेशन विल अकर। तो अगर प्रेसिपिटेशन की मुझे कंडीशन लगानी है तो उसके लिए KSP ग्रेटर दैन इक्वल टू Q होता है, लेस दैन होता है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, ठीक है। दिस इज थ्योरेटिकल। KSP इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि इसकी उसने वैल्यू क्या दे रखी है 0.01, है ना, इसकी उसने वैल्यू दे रखी है 0.01, और KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसने उसकी वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर -12। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू Mg2 प्लस रिएक्शन क्वोशेंट की इक्वल होता है ना, देखो Mg2 प्लस और OH माइनस रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी। अब यहाँ पे इसको अगर मैं डाल दूँ 10 टू द पावर -12, Mg2 प्लस की वैल्यू क्या दे रखा है उसने 0.01,
और यहाँ इसकी वैल्यू है OH, इसकी तो वैल्यू निकालनी है राइट, OH माइनस का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं देखूँ तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू OH माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OH माइनस का होल स्क्वायर राइट। फिर अगर मैं लिखूँ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो मुझसे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ही तो पता करनी है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इसका स्क्वायर था 10 टू द पावर -10 था राइट, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10 टू द पावर -5 राइट। तो फिर यहाँ से POH जो है क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, POH 5 आ जाएगा यहाँ से। फिर अगर मुझे पता है कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, POH मेरा 5 है, तो PH कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा राइट। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा ये कहाँ से आया, कहोगे अगर POH 5 कहाँ से आ रहा है, तो ये फॉर्मूला नहीं होता है कि माइनस लॉग, जो POH होता है वो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस रहता है, और अगर PH निकालते हैं तो क्या होता है, PH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस राइट। तो हमने OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी और हमें POH निकालना था, तो यहाँ से PH निकाल लिया, ये तो 14 होता है, ये तो स्टैंडर्ड होता है राइट। तो हमारा 9 आ गया, मतलब 9 या उससे ऊपर रखेंगे तब जाके वहाँ प्रेसिपिटेशन अकर हो जाएगा, ऑप्शन डी मैच कर गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, अ मेटल विद एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 141.4 पिकोमीटर, रेडियस क्या दे रखा है उसने 141.4 पिकोमीटर, क्रिस्टलाइजेज इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो FCC की बात कर रहा है, क्रिस्टलाइजेज इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन पिकोमीटर इज, बहुत सिंपल सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। FCC का R और A का रिलेशन क्या होता है, FCC जो फेस सेंटर्ड मैंने पीछे ड्रॉ भी किया था, उसका R और A का रिलेशन क्या होता है, A/2√2। FCC ड्रॉ करके भी देख लेना, देखो फिर से बना देना, यहाँ पे फेस सेंटर्ड है ना, कॉर्नर पे तो एक एक रखी दो पहले, यार रफ हो जाता है ना ये, कॉर्नर पे तो एक एक रखी दो, फिर एक फेस पर, तो ये 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, देखो इस बार याद था मुझे, ये पीछे और ये आगे वाले पीछे वाली दीवार पे और ये आगे वाली दीवार पे, फेस पे ये फेस सेंटर है, इसका जो R है और A, R और A का रेशियो क्या है, मतलब R यानी इसका R, इसका रेडियस और इस जो क्यूबिक स्ट्रक्चर बना इसकी A, इसकी साइड लेंथ, उसका पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या है भाई, अब ये तो मैंने लेंथ डिपिक्ट करने के लिए दिखाई ना, पर आपस में टच भी करते हैं, आपस में कुछ टच नहीं करते, इनको लेयर इसका 3D वो देखना, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे स्केचफैब पे मिल जाएगा, sketchfab.com पे 3D मॉडल देखना इसका, घुमा के उसको पूरा चारों तरफ से घुमा के देखो, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, तो अच्छा वो तो चलो बहुत डिटेल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 141.4 पिकोमीटर, यूनिट नहीं रखते हैं यहाँ पे, 141.4 पिकोमीटर इज इक्वल टू A/2√2 राइट। तो A यहाँ पे कितना आ जाएगा 141.4 इंटू 2√2। ठीक है, और फिर यहाँ से अच्छा वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, उसका मतलब तो वॉल्यूम से था ना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज A क्यूब राइट, वॉल्यूम इज ऑलवेज A क्यूब, तो वॉल्यूम मेरा आ जाएगा 2 इंटू √2 इंटू 141.4 का होल क्यूब राइट, ये मेरी वॉल्यूम आ जाएगी। इसको ये तो यहीं से सिंप्लीफाई हो गया, 2√2 आ जाएगा, 8 इंटू इसका स्क्वायर 2 होता है, और 2√2 इंटू 141.4 राइट। अच्छा ये नहीं, इसका क्यूब होगा ना, इसका क्यूब होगा राइट। देखो ये कैलकुलेशन तो बहुत लंबी होगी, इतना लंबा कौन कैलकुलेट करेगा, इसका कुछ कर नहीं सकते। √2 चलो अच्छा करते हैं, √2 की क्या वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये कटेगा नहीं क्या कहीं से, इसको कटना चाहिए ना, क्या मॉडिफिकेशन करें इसमें कि ये यहाँ से कहीं से कट जाए, A की वैल्यू अच्छा अगर मैं रखूँ, ये बताओ कि ये रेडियस ये सब आपस में टच करते हैं, ये वाले आपस में टच करते हैं, और यहाँ से जो इसके बॉडी डायगोनल का होगा वो 2√2 हो जाएगा राइट, बॉडी डायगोनल की लेंथ ही तो रहती है। सो अगर फेस डायगोनल की नहीं, फेस डायगोनल की लेंथ रहती है ना, फेस डायगोनल की 2√2 FCC है, फेस डायगोनल की रहेगी। इसको अगर मैं लिखूँ कि
इसको अगर मैं क्या लिखूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं लिखूँ कि 4, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 4r अपॉन √2, तो गलत हो जाएगा? गलत तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक 2 फार्मूला होता है ना, इसी को तो मॉडिफाई किया हुआ है। देखो ए, ये r है ना, ये वाला फार्मूला अगर मैं देखूँ, ए की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ए की वैल्यू मैंने इसको √2 को ऊपर भेज दिया और ये इधर भेज दिया, और फिर अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 4r अपॉन √2 आ जाएगा। देखो करके देखते हैं, a इज इक्वल टू 2√2r, राइट, a इज इक्वल टू 2√2r हो जाएगा। फिर उसके बाद आई हैव टू मेक इट 4r, तो 4r बनाने के लिए, हाँ ये देखो आ तो गया, इंटू टू यहाँ से आ जाएगा, दिस विल बी 4r अपॉन √2। अब यहीं पे हम वैल्यू रख देते हैं सीधे से। देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो वो r दे रहा है 4 इंटू 1 पॉइंट, यस आ गया, 4 पॉइंट अपॉन 1.414, राइट, ये कितना 100, 4 इंटू 100, 400 आर्मस्ट्रॉन्ग, अरे पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर, राइट। देखो ये 400 पिकोमीटर आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई ना, इसको हटा दो, काटना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन इसको हटा दो, ठीक है, ए क्यूब आ गई। तो ए क्यूब अगर हम यहाँ पे रखें तो 400, राइट, 400 टू द क्यूब, तो दिस विल बी 4 क्यूब 64, 64 और कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, दैट विल बी 64 इंटू 10 टू द पावर 64 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट, 64 इंटू 10 टू द पावर 6 आ गया। ऑप्शन है इसका कोई 6.4, यार तो ये मुझे आज तक इसका लॉजिक नहीं समझ में आया कि ऐसे क्यों नहीं दे सकते डायरेक्ट, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैच कर गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वाला देखो। 15th वाले में क्या कह रहा है, अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर द एंथैल्पी एंड वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स रिस्पेक्टिवली आर। क्या बोल रहा है कि अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, मतलब वो लेके चल रहा है कि सॉल्यूशन जो है आइडियल बिहेवियर में एग्जिस्ट कर रहा है। द एंथैल्पी एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, अरे तो बड़ा सिंपल सा थियोरेटिकल सवाल है, जीरो होते हैं दोनों, एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम और मिक्स, एंथैल्पी एंड वॉल्यूम, हाँ एंथैल्पी एंड वॉल्यूम या दोनों जीरो होते हैं। मेरे नोट्स में भी लिखा था डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होता है, एंथैल्पी इज ऑल्सो जीरो, राइट। ये जो मैंने उसका लिस्ट बना के दी थी, याद है मैंने ऐसे 3 कॉलम में लिखा था उसको, मैंने क्या लिखा था, पंकज सर ने लिखवाया था। अच्छा तुम लोग में से कितने लोग फिजिक्स वालों को फॉलो करते हो डिलीजेंटली, बताना। ओके ओके, एट 298 केल्विन पूछ रहा है, एट 298 केल्विन the ratio of osmotic pressures of two solutions, ratio of osmotic pressure पूछ रहा है of two solutions of a substance with concentrations of 0.01 m and दूसरे concentration दे रहे हैं 0.001 molar respectively is, फिर से at 298 Kelvin the ratio of osmotic pressures of two solutions of a substance with concentrations of 0.01 molar and 0.001 molar, right। तो एक बात बताओ, इसमें मैं सीधा सा ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ, सॉल्यूशन वाले अपने ये सब फॉर्मूला डब्बे में बनवा के मैंने नोट्स में दिया था, मैंने क्या दिया था, अगेन सर ने दिया था, पाई इज इक्वल टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये फार्मूला मैं बड़ी आसानी से लगा सकती हूँ, उसी का फार्मूला ही है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वो टेम्परेचर को उसने ये फिक्स कर दिया, टेम्परेचर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो गया, अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो सकती है तो मैं इन दोनों का रेशियो लिख सकती हूँ, मतलब मैं लिख सकती हूँ, अच्छा आर तो फिक्स है, आर तो गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, राइट, तो ये तो ऑलरेडी फिक्स है, तो मैं लिख सकती हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है तो मतलब पाई 1, अच्छा ये पाई की तरह नहीं होता ना, ये ऐसा होता है, पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट, तो दिस विल बी 0.01 अपॉन 0.001 इज इक्वल टू 10, ओके, यही दोनों कॉन्सेंट्रेशन ना, 0.01 अपॉन 0.001 इज इक्वल टू 10, सिंपल आंसर आ गया इसका, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर के ऑप्शन सी है ना, इसका भी ऑप्शन सी आ गया, देखो नेक्स्ट, अरे वाला लाइट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17,
द रेट ऑफ गैस फेज केमिकल रिएक्शंस जनरली इंक्रीजेज रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। ये एक स्टेटमेंट उसने दे दिया, द रेट ऑफ गैस फेज केमिकल रिएक्शंस, जो गैसियस उसमें अकर करते हैं केमिकल रिएक्शंस, उनका रेट इंक्रीज करता है रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज मेनली बिकॉज, इसका रीज़न पूछ रहा है कि जो गैसियस फेज में केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो रेट है वो क्यों इंक्रीज होती है। द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इन द एक्सेस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो एक्टिवेशन एनर्जी, फिर से वो वाला जो ग्राफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व सा था, मुझे एक्टिवेशन एनर्जी से वही याद आता है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इन एक्सेस ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। सारे ऑप्शंस काफ़ी सिंपल है, अगेन बहुत थ्योरेटिकल सवाल है, सीधा से दिख रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इन एक्सेस, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा भी एक्सेस एनर्जी है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको देखो, अच्छा ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, मान लो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है, मान लो क्या है ही करेक्ट। इसको इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें थी, इफेक्टिव कोलिजन था, राइट। तो ये सब बहुत थ्योरेटिकल सवाल होते हैं और ये सब मतलब मैंने भी सॉल्व करते समय नोटिस किया है, ये सब बहुत रिपीट होते हैं डायरेक्ट इन स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स में, सॉलिड स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा, सॉलिड स्टेट में, सरफेस केमिस्ट्री में थ्योरी ही, वही पंकज सर एक लाइन कहते हैं ना कि थ्योरी ही सवाल है इसमें, ठीक है। देखो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ प्रोसेस टू अकर स्पॉन्टेनियसली, देखो अगेन फिर से थ्योरेटिकल आ गया, फॉर अ प्रोसेस टू अकर स्पॉन्टेनियसली ओनली द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज। ओनली मतलब वो पूछ रहा है स्पॉन्टेनियस, उसके लिए स्पॉन्टेनियसली अकर करने के लिए, तो 11th का है यार, फॉर अ प्रोसेस टू अकर स्पॉन्टेनियसली ओनली द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज, खाली एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। ओनली द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम मस्ट इंक्रीज, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग खाली बढ़नी चाहिए। either the entropy or that of the system or that of the surroundings must increase, total entropy of the system and surroundings must increase। इस क्वेश्चन में भी पी एंड सी जैसे सिर्फ अंग्रेजी ही है, या तो ये बढ़ेगी या तो ये बढ़ेगी, कि दोनों बढ़ेंगी, कि सिर्फ ये बढ़ेगी कि सिर्फ ये बढ़ेगी, ये है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है सिर्फ ये बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सिर्फ ये बढ़ेगी, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है या तो ये बढ़ा दो या तो ये बढ़ा दो, कोई भी एक बढ़ाओ सही, और चौथे ऑप्शन में कह रहा है नहीं दोनों ही बढ़ानी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, स्पॉन्टेनियस अकरिंग के लिए ये लाइन हमारे टीचर ने वाइवा में पूछी थी हमसे, सराउंडिंग्स इकलौती लाइन याद की थी वाले चैप्टर में, ग्रेटर देन 0, ये रिलेशन था 8th में कह रहे हैं 11th में, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल सा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया मेरा। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मूविंग ऑन। 19, when a size of a spherical nanoparticle decreases from 30 nm to 10 nm, from 30 nm to 10 nm, right, the ratio of surface area टू वॉल्यूम बिकम्स, वो पूछ रहा है कि जब 30 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर पे उसका साइज डिक्रीज होगा, स्फेरिकल नैनो पार्टिकल। अच्छा स्फेरिकल नैनो पार्टिकल है तो एक चीज़ देखो, साइज से एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये रेडियस है कि ये डायमीटर है, ये बताओ। वो क्या पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में ये बताओ कि ये जो है ये रेडियस है कि ये डायमीटर है। जब वो साइज बोलता है तो यूजुअली हर क्वेश्चन में ही इज टॉकिंग अबाउट द डायमीटर, ठीक है। यूजुअली कई क्वेश्चंस में वो डायमीटर, मतलब यूजुअली हर क्वेश्चन में वो डायमीटर की ही बात हो रहा है जब वो साइज इंक्रीज करे, रेडियस नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है स्फेरिकल नैनो पार्टिकल, ठीक है, स्फेरिकल नैनो पार्टिकल तो क्या होता है, सरफेस एरिया 4πr² और जो वॉल्यूम होती है दैट इज 4/3 πr³, पाई से पाई कट गया तो काटने में बड़ा मजा आता है, 4 से 4 कट गया तो दिस बिकम्स 3r² अपॉन r³ विच बिकम्स 3/r। 3/r इज इक्वल टू जो रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो हमसे पूछ रहा है वही है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो यही पूछ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ 3/r, ये सरफेस रेशियो वॉल्यूम का आ गया। अब अगर वो कह रहा है ये, अच्छा अगर कांस्टेंट है तो मुझे ये बताओ कि ये मैं लिख सकती हूँ r1/r2 इज इक्वल टू
वो साइज़ कितने से कितना बड़ा, इन दोनों का रेशियो जो है वो R1/R2 के रेशियो पे हो सकता है, मैं कर सकती हूँ ना ऐसा भाई, ये 30 और ये 10, इन दोनों का रेशियो अगर वो बढ़ा रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो दैट इज़ 3/1। मैं लिख दूँ कि R1/R2 इज इक्वल टू 15/3, राइट यार, इसको 15/3 नहीं, 15/5 सॉरी, ये डायमीटर है ना, ये 15 और ये 5 रेडियस हो गया, मैंने तो रेडियस के फॉर्म में निकाला ना, तो ये 15/5। यार इसको ऐसे देखो कि ये सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम इनिशियली को 1 लेट कर लेते हैं इनिशियली, तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम 1, पहला रेशियो क्या था 3/R1, और जो सेकेंड रेशियो पूछ रहा है सरफेस एरिया 2/वॉल्यूम 2, मतलब फाइनली डिक्रीज करने के बाद, दैट विल बी 3/R2। इसी को तो मैंने यहाँ लिखा है R1/R2, इसी को सॉल्व करना, R1/R2 15/5 आ जाएगा, ये तो डायमीटर दे रखा है, ठीक है, तो ये 15/5 आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही देख लो, चलो इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 3 इनिशियली क्या था 3/30 और फाइनली क्या बन गया 3/10, तो यही तो पूछ रहा है, उसके ऑप्शन क्या है, बिकम्स 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, 3 टाइम्स द ओरिजिनल, 1/9 ऑफ द ओरिजिनल, कि 9 टाइम्स द ओरिजिनल। तो इसमें मैं 3 का मल्टीपल करूँगी, ये नहीं आ जाएगा, तो ये 3 टाइम्स द ओरिजिनल बन गया ना, ये चीज़ 3 टाइम्स हो गई तभी तो ये आ गया, तो सिंपल हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, 3 टाइम्स द ओरिजिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डालेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20th क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, the value of the limiting molar conductivity for NaCl, for HCl और R, क्वेश्चन में लिख देती हूँ, उसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, R एंड 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। एक तो यूनिट याद करने में इतनी आफत हो जाती है। अब वो पूछ रहा है कि इस कंपाउंड के लिए डेल्टा नॉट इन द सेम यूनिट सीमेन सेंटीमीटर पर मोल इज, ठीक है। अब ये बताओ, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का भी मैंने फॉर्मूला उसमें दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज आई थिंक हाफ थ्योरी हाफ न्यूमेरिकल, उसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऐसा चैप्टर है उसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो तो इसमें मुझे ये बताओ, अगर उसने ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मैं NaCl इसको न्यूमेरिकल के उसमें देखूँ, अगर मैं देखूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl ब्रैकेट्स प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH R, अच्छा R नहीं, इसको अगर मैं ऐसी इक्वेशन में लिखूँ तो क्या मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा, बताओ क्या मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंपाउंड मिलेगा। इसको ऐसे भी देख लो, चाहे वो क्या पूछ रहा है, उसने तुमको इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, एसिटिक एसिड का अगर वो पूछ रहा है तो अच्छा इसको एक और तरीके से और देख सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, राइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिमिलरली HCl के लिए भी H प्लस की इंडिविजुअल और इसकी होगी H प्लस और Cl माइनस की, और सिमिलरली एसिटिक एसिड के लिए एसिटिक एसिड की भी, या इस कंपाउंड की अगर उसने दे रखी है तो इसको भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ ना, बताओ इसको भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। सोडियम एसिटेट की उसमें क्या हो जाएगी Na प्लस और एसिटेटाइन, राइट। इसको या तो मैं इस तरीके से देख सकती हूँ या तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, ये पता शॉर्टकट पड़ता है तो इतना लिखो इतना लंबा चौड़ा, बट बोर्ड्स में ऑफकोर्स अगेन पूरा ही लिखना पड़ेगा हमें। तो इसको अगर मैं सिंपली इस वाले मेथड से करूँ तो दैट विल बी 126.4 माइनस 425.9 ओके, प्लस फिर मैंने उल्टा लिख दिया HCl माइनस Na, अरे यार HCl माइनस NaCl होना चाहिए, HCl माइनस NaCl, राइट।
HCl माइनस NaCl होना चाहिए, एंड यहाँ पे भी इट शुड बी 425.9 माइनस 126.4 प्लस 91. ओके, 126.4 प्लस 91, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, करो 0.5, 126, 91, 156, और ये आ जाएगा लास्ट में 390.5, राइट, 390.5 मीन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके, अच्छा, अभी 20 क्वेश्चंस करके करते हैं, और जितने 20 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं सबके क्वेश्चंस का मैं उतना ही PDF अपलोड कर दूंगी, राइट. तो लेट्स इट फॉर नाउ, और बाकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे. आई थिंक 3-4 उसमें हो जाना चाहिए. फिजिकल केमिस्ट्री 3-4 वीडियो में हो जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक थोड़ा लेट उठाएंगे, फिर फिजिक्स में उठाने आई थिंक स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू. वीडियो में